गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एकेजी बीटीआई। एकेजी बीटीआई में मेरे सारे साथियों का स्वागत है। बहुत शानदार आपकी मदद से सेशन गया है पहला, और अब दूसरे सेशन में मेरे साथियों थोड़ा सा जनरल बैंकिंग से हटके मैं थोड़ी सी बात रेशियो एनालिसिस की करूंगा। उसके बाद फिर दोबारा हम जनरल बैंकिंग पे आएंगे। आइएगा मेरे साथ, ये रेशियो एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आइएगा मेरे साथ। दो तीन बातें इसमें नोट भी करनी पड़ेंगी आपको मेरे साथ साथ। मुख्य रूप से लिख लीजिएगा, मुख्य रूप से दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन ए डे। मैंने बड़ा कम टाइम स्पेंड करना है मेरे साथ ही। मेरा फोकस सिर्फ एग्जाम के सवालों पर रहेगा। पूरा लेक्चर मैंने नहीं करना है। समय के डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो खास खास बातें वो करनी है। स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन ए डे। खूब याद रखिए इस लाइन। आइएगा मेरे साथ ही। स्ट्रेट में आऊंगा यहां पे। स्ट्रेट में आऊंगा जो एग्जाम का सवाल है। टेंजिबल नेटवर्थ लिखिए। टेंजिबल नेटवर्थ क्या है? टेंजिबल नेटवर्थ है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल असेट। माइनस इंटेंजिबल असेट जैसे गुडविल है। इंटेंजिबल असेट भाई बहुत समय एग्जाम के पास में लगाना अप्रोप्रिएट नहीं है। कुछ बातें आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिएगा बस। समझने के प्रयास में ज्यादा मत रहिएगा। टेंजिबल नेटवर्थ इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मैं बता देता हूं, वो पैसा जो मालिक कंपनी में लगाया या बिजनेस में लगाया, वो पेड अप कैपिटल है। और रिजर्व क्या है? जो उन्होंने कमाया और अपने घर नहीं ले गए, फर्म में ही लगाए रखा। तो टेंजिबल नेटवर्थ इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल असेट्स यानी गुडविल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है टोटल करंट असेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है टोटल करंट असेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अगर आपके कुछ आ जावे तो टोटल करंट असेट्स। अब जिन साथियों को करंट असेट ना पता हो तो वो सुन ले भाई, करंट असेट क्या होते हैं। करंट असेट्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे बात की तरफ। करंट असेट्स क्या है ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई आदमी व्यवसाय शुरू करता है तो शुरू में कुछ सामान ऐसा खरीदता है जो कई साल तक यूज होगा। जैसे फर्नीचर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ट्रक ले लिया सामान को इधर उधर करने के लिए, मशीन वगैरह खरीद ली जो कई सालों तक काम लगेगी। उनको हम फिक्स्ड असेट कहते हैं। और फिर वो माल खरीद कर लाता है और माल को उधार में बेच देता है, तो डेटर बन जाते हैं। तो जो असेट ऐसे हो जो एक साल के भीतर जिनका पैसा फर्म में आ जाएगा, उसको करंट असेट कहते हैं। लाइकली टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट
ऐसे एसेट्स को करंट एसेट कहते हैं, जो बैलेंस शीट की तारीख के 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहाँ पे मेरे साथियों, स्टॉक्स है, डेटर्स है, कैश है, कैश तो है ये सब एग्जाम्पल है मेरे साथियों करंट एसेट के। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जो करंट एसेट्स है ये मेनली फाइनेंस होते करंट लायबिलिटी से। तो नेट वर्किंग कैपिटल का भी फार्मूला लिखिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमारी नॉर्मल क्लास होती है तो ये सेशन लगभग 1.5 घंटे का रहता है दोस्त, लेकिन आज इस पे मेरी अलॉटमेंट टाइम की 15 मिनट की है, 15 नहीं तो 20-25 मिनट की, क्योंकि बहुत काम और भी करने हैं जहां से ज्यादा उठेंगे। इसमें से मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 1 या 2 सवाल आपको टोटल पेपर में मिलने वाले हैं, जो ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो नेटवर्किंग कैपिटल इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है दोस्तों? जो पैसा आपने 1 साल के भीतर चुकाना है, विच इज टू बी पेड विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। करंट लायबिलिटी वो है जो आपने बैलेंस शीट की तारीख के 1 साल के भीतर लोगों को वापस कर, 1 साल के भीतर वापस कर। तो नेट वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसको याद रख लेना, एग्जाम में काम लग सकती है बात। आ जाएगा, आ जाएगा मेरे साथ। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो काम आता नहीं है ज्यादा, पर लिख लीजिएगा, क्विक रेशियो, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मुख्य रूप से आपके करंट रेशियो काम लगेगा, मैं आज बता दूंगा। क्विक रेशियो क्या है, क्विक एसेट क्या है? करंट एसेट में से अगर आप स्टॉक घटा दें और प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे एडवांस में सैलरी दे दी हो, एडवांस में किराया दे दिया हो, वो घटा दें। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज होती है, एक छोटी सी बात लिख देंगे। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एक छोटी सी लाइन, एक तो ये याद रखिए करंट रेशियो, और एक लाइन ये याद रखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, करंट रेशियो और क्विक रेशियो ये बताते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो ये बताते हैं कि एक फर्म अपनी करंट लायबिलिटी को, अपनी करंट लायबिलिटी को समय पर चुकाने में समर्थ होगी या नहीं, समय पर चुकाने में समर्थ होगी या नहीं, समय पर चुकाने में समर्थ होगी या नहीं। और ये लीजिएगा साथियों सवाल जरा सा, ये सवाल मेरे सारे साथियों ने करना है, हिट सवाल है, आएगा तो यही आएगा। नेटवर्किंग कैपिटल 200 है, करंट असेट्स 800 है, करंट रेशियो कैलकुलेट करिए।
करंट रेशियो मेरे साथियों मैं आपको दोबारा बता दूं, करंट रेशियो होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और एनडब्ल्यूसी होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो आपको करंट लायबिलिटी चाहिए तभी करंट रेशियो आएगा ना। तो पहले करंट लायबिलिटी निकाल, पहले करंट लायबिलिटी निकालिए। भाई साहब बहुत अच्छा मेरे साथियों ने किया है, 3 साथियों ने बहुत बढ़िया किया है, एक साथी का ठीक नहीं है। बहुत अच्छा है, 1-2 साथी गड़बड़ कर रहे हैं, अधिकतर साथी ठीक दे रहे हैं जवाब, 1-2 साथी गड़बड़ कर रहे हैं। आ जाइएगा, कोई बात नहीं। तो भाई साहब एनडब्ल्यूसी है 200 और करंट असेट्स है 800, माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? करंट लायबिलिटी हो गई मेरे साथियों 800 माइनस 200 बराबर है 600। तो करंट रेशियो, करंट रेशियो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। 800 बटा 600, 800 बटा 600 हो गया 4:3, या 1.33:1। ये आएगा सब जवाब। अब भाई किसी साथी को डाउट हो तो मेरे साथ में देख लेना, मैंने वो सवाल लिख दिया जो 50 बार पूछा गया। इस चैप्टर में से यही सवाल एक आता है। तो अब देख लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ जाऊं मेरे दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं करवाना, मेरा सिर्फ फोकस आज की क्लास में एग्जाम का है। चलिए मेरे ख्याल से किसी साथी चैट नहीं है, कुछ आ रही है भाई। चले भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद सारे साथी। आइएगा मेरे साथी, अब आइए एक रेशो करेंगे मेरे साथियों, ये आइएगा डेट सर्विस कवरेज रेशो। फार्मूला लिखिए भाई इसका, ऑफिसर साथी लिखे, क्लेरिकल साथियों में चांसेस नहीं है। स्केल 1 और स्केल 2 दोनों के साथ ही लिखेंगे, और अगर 3 का कोई साथी बैठा हो तो उसके लिए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में करंट इंट्रो में करंट रेशियो और डीएससीआर को पूछा जाता है। और अगर 3 से 4 के कोई साथी बैठे हो तो खुशी की बात बता दूंगा भी आप, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अभी रिसेंटली 3 से 4 में मेरा ख्याल है 12 लोग प्रमोट हुए, 11 लोग हमारे स्टूडेंट, 12 या 14 प्रमोट हुए, 11 हमारे स्टूडेंट है उसमें, 3 से 4 जो कभी हमारे पास स्केल 1 के अंदर आए थे, 2 में आए थे। आज भगवान की कृपा है वो स्केल 4 पर जा रहे हैं। आर्यव्रत बैंक में स्केल 4 से 5 के जब इंटरव्यू हुए थे तो मुझे लगता है कि एक को छोड़ के सारे हमारे स्टूडेंट थे 4 से 5। तो अच्छी बातें होती भाई, आपके साथ में हौसला बढ़ाने के लिए बात बता देता हूं मैं, बात आपको। डेट सर्विस कवरेज रेशियो देखिए, फार्मूला लिखिए भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ध्यान रखना, प्लस डेप्रिसिएशन है, प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है, और डिवाइड करेंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन से, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन से, प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन से। ये फार्मूला एक बार लिख लीजिएगा। डीएससीआर का इस्तेमाल या प्रयोग, डीएससीआर का प्रयोग टर्म लोन सैंक्शन करने के लिए किया जाता है।
टर्म लोन सैंक्शन करने के लिए किया जाता है, म्यादी ऋण स्वीकृत करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, डीएससीआर की गणना इसलिए करते हैं, डीएससीआर की गणना इसलिए करते हैं कि फर्म म्यादी ऋण की किस्त चुका पाएगी या नहीं। दोनों सवाल आए हैं, म्यादी ऋण की किस्त चुका पाएगी या नहीं। आइडियल रेशियो 2:1 का है, आइडियल रेशियो 2:1 का है, परंतु बैंक कम पे भी सैंक्शन कर देते, परंतु बैंक कम पर भी लोन सैंक्शन कर देते, बैंक कम पर भी लोन सैंक्शन कर देते। एक छोटा सा एग्जांपल करके देख ले भाई, ये ऑफिसर साथी, क्लरिकल को जरूरत नहीं है, लिख लो भाई, छोटा सवाल करके देख लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 रुपए, डेप्रीशिएशन 30 रुपए, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 40 रुपए, टैक्स पेड 35 रुपए, एनुअल इंस्टॉलमेंट 60 रुपए। डीएससीआर बताइए, कर दो कैलकुलेट जरा, जल्दी से कैलकुलेट कर दो। बहुत सारे साथियों ने कर दिया भाई, बहुत सारे साथियों ने कर दिया। क्या बात है भाई, आप तो बहुत ही शानदार साथी। 100% साथियों का जवाब सही है, 100% साथियों का जवाब सही। आपके बैंक के बारे में मैं एक बात कहा करता हूँ, मैंने कहा ये बैंक मुझे 24 कैरेट गोल्ड लगता है। किसी ने कहा जी आपने बात क्यों करी, मैंने कहा इनका नेट एनपीए 0 है, इनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 100% है। आरबीआई तो कहता है 70% करो, इन्होंने 100 ही कर दिया, जितने एनपीए सारा प्रोविजन कर दिया। अच्छी बात, आ जाओ नेक्स्ट। तो भाई साहब 1.7:1 है, आप कैलकुलेट कर लेना मेरे साथियों, खुद कैलकुलेट कर लेना, हमारा टाइम बच जाएगा, है ना। यहीं से फिगर भर के कैलकुलेट कर लेना, और नहीं तो भाई यहां से देख के लिख लो। न्यूमरेटर आपके सामने है, 100 जमा 30 जमा 40 170, डिनोमिनेटर है 60 जमा 40 100, डीएससीआर हो गया 1.7। इस रेशियो के आने की संभावना है नहीं, लेकिन लिख दो। डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेट। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होगी साहब, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी लिख लो। जो पैसा बैलेंस शीट की तारीख पे 1 साल बाद दिया जाना है, 1 साल बाद दिया जाना है, जैसे टर्म लोन। लेकिन एक छोटी सी बात लिख लेना, मेरी काम लग जाएगी। टर्म लोन की वो किस्त लिखिएगा, टर्म लोन की वो किस्त जो 1 साल के भीतर चुकानी है, जो 1 साल के भीतर चुकानी है, उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं, उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। बाकी को टर्म लायबिलिटी कहते हैं, बाकी को टर्म लायबिलिटी कहते हैं। लास्ट लाइन है मेरे साथियों, डेट इक्विटी रेशियो ये बताता है, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए। डेट इक्विटी रेशियो ये बताता है
कि फर्म में मालिकों ने बाहर वालों की अपेक्षा कितना पैसा लगाया, बाहर वालों की अपेक्षा कितना पैसा लगाया। मेरे साथियों के सवाल देखने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। बस मेरे साथियों रेशियो इससे ज्यादा आप मत करिए। इंटरव्यू की बात अलग होती है, टेस्ट के लिए काम चल जाएगा। ठीक। और अब जनरल बैंकिंग में दोबारा आ जाते हैं। किसी साथी का सवाल हो तो मेरे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं जनरल बैंकिंग की तरफ आ जाता हूँ। मेरे पास अभी 50 मिनट और बचे हुए हैं, क्योंकि मेरी 6 बजे कोई क्लास मेरे साथियों प्लान्ड है बीच में। 5 बजे तक की क्लास चलाएंगे, 5:15 तक चलाएंगे, 5:15 तक की क्लास हम चलाएंगे। कोई सवाल और है तो भाई पूछ लीजिए। बल्क डिपॉजिट लिमिट में भी बता रहा हूँ भाई, अभी बता रहा हूँ, आइएगा। जनरल बैंकिंग में भी बता रहा हूँ, आइएगा मेरे साथ आइएगा। मैं जनरल बैंकिंग में भी बता दूंगा आपको सारी बातें, बहुत सारी बातें मैंने लिख रखी है आपके मतलब की। आइएगा मेरे साथ रहिएगा। 2-3 खास खास सवाल ध्यान रखिए भाई। पहला सवाल, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है वो 18 साल की उम्र में मेजर माना जाएगा, और जिसकी उम्र 18 से कम होगी वो माइनर माना जाएगा, सिंपल बात। चाहे गार्डियन नेचुरल हो या कोर्ट ने नियुक्त किया हो। दूसरा सवाल मेरे साथियों, दूसरा सवाल, बैंक माइनर को लोन नहीं दे। मेरे सवाल छांटे जो परीक्षा में आए, बैंक माइनर को लोन नहीं देते क्योंकि लीगली इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, कानूनन इसकी वसूली नहीं की जा सकती, कानूनन इसकी वसूली नहीं की जा सकती। मेरे एक साथी ने सवाल पूछा है, देख लेते हैं। मेरे साथी ने पूछा व्हाट कुड बी कंसीडर्ड एज ए कट ऑफ डेट फॉर करेंटली चेंजिंग फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके बैंक में फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चन या तो एनुअल रिपोर्ट्स आएंगे, तो 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट आपने पढ़ी 99%। दूसरा सवाल है, आपके बैंक की बहुत सारी पॉलिसी 1 अप्रैल के बाद आ गई। मेरा अपना मानना है, देखिए मैं तो आपके बैंक में हूं नहीं, आपके बैंक के लोग यहाँ बैठे हैं, वो मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन जो मुझे ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री का अनुभव है उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूं। मेरा अपना इंप्रेशन है आपके बैंक ने 31 मार्च के बाद का कोई सर्कुलर आईबीपीएस को नहीं भेजा होगा, ऐसा मेरा इंप्रेशन। मेरा मानना यह है ज्यादातर बैंकों में जो नियम है, जिस दिन आपका सर्कुलर निकलता है फॉर्म भरने का, उस दिन तक के सर्कुलर वहां पे आईबीपीएस को भेजे जाते हैं और उसी के आधार पर वो पेपर बनाते हैं। कहीं मशीन नहीं लगी हुई है कि आज आपने सर्कुलर भेजा तो वहां लोग खाली बैठे हैं।
आईबीपीएस में कोई सवाल बनता नहीं। आईबीपीएस उन लोगों को पेपर क्वेश्चन बनाने वाले, उनके पास बहुत बड़ा पूल है, वहां पे वो लोगों से सवाल चीजें भेज देते, वो सवाल बनाते, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मुझे लगता है, लेकिन जैसे आरबीआई की गाइडलाइन कोई लेटेस्ट आ जाए तो लेटेस्ट ध्यान करें। आरबीआई की गाइडलाइन कोई लेटेस्ट आई नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। कोई साथी हेड ऑफिस का बैठा हो तो वो बता सकता है कि भाई बैंक ने अप्रैल के भी सर्कुलर भेज दिए हैं क्या। अगर भेजे होंगे तो बात अलग है, भाई कुछ कह रहे हैं। सर हमारे यहाँ नहीं भेजे हुए हैं फिलहाल। है भाई, नहीं ना। नहीं सर। मयंक भाई, नॉर्मली नॉर्मली देखिए, हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, मैं तो खुद पेपर सेटर रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत सारी बातों का बड़ा अंदाजा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर का एग्जामिनर भी रहा हूँ 5 साल तक, 10 अटेम्प्ट में मैं एग्जामिनर भी रहा हूँ, और पेपर सेटर भी खूब किया पेपर सेटर। लिमिटेशंस है हर चीजों की, क्वेश्चंस बनते हैं, लोग सोचते क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, भाई उसको फिर वेटिंग के लिए कराया जाता है, किसी को भेजा जाता है, पहले एक आदमी क्वेश्चन बनाता है, फिर 2 आदमियों से वेटिंग कराई जाती है। और सरकारी काम है, सब जगह आईबीपीएस आप गए नहीं हो, कभी बंबई जाके देख लेना, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की एफिशिएंसी कई गुना ज्यादा मिल जाएगी आप। तो आपके यहाँ भी हम लोन एप्लीकेशन देते हैं तो रातों रात थोड़ी सैंक्शन कर देते हो आप, समय लेते होगे ना 5-7 दिन का। हाँ जी। तो चलिएगा, बहुत बढ़िया बात, इसलिए मस्त रहिए। जो 31 मार्च तक था पॉलिसी, और आपके बदलाव कहीं पे होते नहीं पॉलिसीज में, भाई क्या बदलाव आना ये बताइए मेरे को आप। आ जाइए। तो भाई, सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ द माइनर, जल्दी चलेंगे। इसमें 2 बात ध्यान रखिए, जो एग्जाम में सवाल आया, उन्होंने ज्यादातर मिनिमम एज पूछी 10 साल। ये एक हरे रंग की जो लाइन लिखी है, ये हम अपने पास से लिख देते हैं, लेकिन माइनर का करंट अकाउंट नहीं खोला जाता, क्योंकि माइनर का खाता ओवरड्राफ्ट में नहीं जाना चाहिए। एक सवाल एग्जाम में ये आया कि माइनर ने एफडी करवा ली, क्या उसके अगेंस्ट लोन दे देंगे ना, क्या उसको प्रीमेच्योर पेमेंट दे देंगे, हाँ। माइनर एफडी के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकता, परंतु प्रीमेच्योर पेमेंट ले सकता है। इस बात को आप याद रखिए, बड़ी बात है, बड़ी। सीआरजीबी में 2 माइनर्स का ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ, और कहीं मुझे नियम नहीं मिला, लेकिन सीआरजीबी में मिला, मैंने यहां लिख दिया। सीआरजीबी में 2 माइनर्स का ज्वाइंट अकाउंट ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ खुल सकता है। आज एक सवाल ये बड़ा हिट है, मैंने आज की इस क्लास में सिर्फ सवाल लिए जो एग्जाम में आए, बार बार सवाल आ रहा है कि ब्लाइंड व्यक्ति को कौन कौन सी बैंक सुविधाएं देगा। आप याद रखना, सारी सुविधाएं देनी है 100%, लिख लीजिएगा। आरबीआई के अनुसार नेत्रहीन व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो साधारण व्यक्ति को दी जाती, जो साधारण व्यक्ति को दी जाती है, जैसे चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, लॉकर, रिटेल लोन, क्रेडिट कार्ड, सारी देनी, सारी सुविधाएं देनी। आइए मेरे साथ आगे बढ़ जाइए। ज्वाइंट अकाउंट में जो सवाल आए, आज फोकस सिर्फ उन पे है, भविष्य में आ सकते उन पे नहीं है, जो आ चुके। जब तक दोनों जिंदा हैं, दोनों में से कोई ऑपरेट कर सकता है, और एक की डेथ हो जाओगे, एक की डेथ हो जाओ, तो पैसा सर्वाइवर को दे देंगे और खाते को बंद कर देंगे, और खाते को बंद कर देंगे।
आप चक्कर में मत पड़ना, याद रखना जो AK गुप्ता बता रहा है, शांति से वही जवाब दे के आना जो मैं बता रहा हूं। मैं बहुत बार मेरी रेगुलर क्लास जब चलती मैं कहता हूं ये YouTube को बंद कर दिया करो जब मेरी क्लास कर। आज ही पंजाब नेशनल बैंक के AGM का फोन आया, वो क्लर्क आया था मेरे पास और वो DGM चला जाएगा स्केल 6 में। वो बोला साहब जब आप पढ़ाते थे ना सर, तब ना व्हाट्सएप था ना यूट्यूब थी, मुझे याद है आज कितनी मेहनत करते थे आप। मैंने कहा मैं तो आज भी उतनी मेहनत करता हूँ। मैं कहता हूँ यूट्यूब ये तो कॉपी कर रहे हैं इधर से उधर से उधर से उधर से, हम ओरिजिनल पढ़ने वाले हैं चीजों को। इसलिए कहता हूँ भाई कहीं पे उल्टा पुल्टा मिले कोई मत मानना, चुप करके ही देना। एक की डेथ हो जावे तो पेमेंट सर्वाइवर को करिए और अकाउंट बंद करिए। परंतु लिखिए RBI के अनुसार पेंशन अकाउंट हो ज्वाइंट तो सेम अकाउंट चलाया जा सकता है, तो सेम अकाउंट चलाया जा सकता है। एक लास्ट सवाल है, FD के केस में ड्यू डेट पर पेमेंट दोनों में से कोई ले सकता है, ड्यू डेट पर पेमेंट दोनों में से कोई ले सकता है। प्रीमेच्योर पेमेंट के लिए दोनों के सिग्नेचर चाहिए, प्रीमेच्योर पेमेंट के लिए दोनों के सिग्नेचर चाहिए, दोनों के सिग्नेचर चाहिए, दोनों के सिग्नेचर चाहिए। फॉर्मर सर्वाइवर, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध का खाता खोलना चाहे कि साहब जब तक मैं जिंदा रहूं तो मैं ऑपरेट करूं, और मेरी डेथ के बाद पैसा दूसरे को मिल जाए, तो खाता खुलेगा फॉर्मर और सर्वाइवर। जब तक मैं जिंदा रहूं तो मैं ऑपरेट करूं, और मेरी डेथ हो जाए तो पैसा सर्वाइवर को दे दिया जाए। ऐसी शर्त हो तो खाता होता है फॉर्मर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर। आइए मेरे साथ नेक्स्ट बढ़ेंगे। ज्वाइंटली ऑपरेटेड में जब तक दोनों जिंदा हैं दोनों मिलकर ऑपरेट करेंगे, दोनों साइन करेंगे। और एक की डेथ हो गई, और एक की डेथ हो गई तो पेमेंट करेंगे सर्वाइवर को और मृतक के उत्तराधिकारी, और मृतक के उत्तराधिकारी, मृतक के उत्तराधिकारियों। एक एक सवाल चुना है सारे चैप्टर में से। मेंढे, मैं किसी को अथॉरिटी दे दूं भाई तुम मेरा खाता ऑपरेट कर लिया करो, तो उसको मैंडेट कहते हैं। लिख लीजिएगा चुनिंदा। मैंडेट का मतलब है खाता ऑपरेट करने की अथॉरिटी, खाता ऑपरेट करने की अथॉरिटी। मैंडेट का मतलब है खाता ऑपरेट करने की अथॉरिटी। और इसमें जो हिट सवाल है मेरे साथ, यदि एक एजेंट द्वारा साइन किया गया चेक, यदि एक एजेंट द्वारा साइन किया गया चेक उसकी मृत्यु की सूचना के बाद बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत होता है, बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत होता है, तो बैंक उसका पेमेंट कर देगा।
बैंक उसका पेमेंट कर देगा अगर चेक ठीक ढंग से लिखा गया है। अगर चेक ठीक ढंग से लिखा गया है और चेक पर तारीख डेट से पहले की पड़ी, और चेक पर तारीख डेट से पहले की पड़ी है, चेक पर तारीख डेट से पहले की पड़ी। सोसाइटी और क्लब के भी दो सवाल लिख लीजिएगा छोटे छोटे। क्लब और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जाता है। क्लब और सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जाता है। और क्लब और सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास रजिस्टर करवाई जाती है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास रजिस्टर करवाई जाती है। ये सवाल बड़ा हिट है जो नंबर 3 पे लिखा है। किसी क्लब या सोसाइटी के सेक्रेटरी द्वारा साइन किया गया चेक उसकी मृत्यु की सूचना के बाद बैंक में भुगतान के लिए आवे तो बैंक उसका भुगतान कर देगा अगर चेक ठीक लिखा गया है और तारीख डेट से पहले की पड़ी है, और तारीख डेट से पहले की पड़ी है। आइए मेरे साथ, ट्रस्ट के खाते में भी मेरे साथियों यही नियम, ट्रस्ट के खाते में भी यही नियम है। लिख लो खाली, ट्रस्ट के खाते में भी क्लब सोसाइटी वाला नियम है। एक बात और लिख लें, ट्रस्ट को लोन दिया जा सकता है। एक सवाल और आया ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट को लोन दिया जा सकता है अगर ट्रस्ट डीड में लोन लेने का इजाजत दी गई है, सहमति दी गई है। अगर ट्रस्ट डीड में लोन की इजाजत दी गई है और लोन ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए, और लोन ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए, और लोन ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए, आज है मेरे साथ लिमिटेड कंपनी के एक दो सवाल करेंगे मेरे साथ। सारा चैप्टर नहीं करना, मैं तो दो दो चार चार सवाल लिए मैंने जो एग्जाम में आए। करीब करीब जनरल बैंकिंग में सारा कवर करवा दूंगा। अभी तो 4:30 ही बजे हैं, अभी तो 45 मिनट्स है मेरे पास। लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करवाया जाता है। लिमिटेड कंपनीज का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करवाया जाता है। और जो सर्टिफिकेट आरओसी जारी करता है, जो सर्टिफिकेट आरओसी जारी करता है उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। जो सर्टिफिकेट आरओसी जारी करता है उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 शेयर होल्डर होते हैं और अधिकतम 200 शेयर होल्डर होते हैं, और अधिकतम 200 शेयर होल्डर होते हैं। जबकि
पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 शेयर होल्डर, कम से कम 7 शेयर होल्डर और अधिकतम शेयर होल्डर्स की सीमा नहीं है, और अधिकतम शेयर होल्डर्स की सीमा नहीं। गवर्नमेंट कंपनी उसे कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी उसे कहते हैं जिसके कम से कम 51% शेयर, जिसके कम से कम 51% शेयर सरकार के पास, सरकार के पास। और एक लास्ट सवाल, बड़ा हिट सवाल है दोस्तों। अगर एक डायरेक्टर द्वारा साइन किया गया चेक, अगर एक डायरेक्टर द्वारा साइन किया गया चेक उसकी मृत्यु की सूचना के बाद, उसकी मृत्यु की सूचना के बाद भुगतान के लिए आता है, भुगतान के लिए आता है, तो बैंक उसका भुगतान कर देगा, बैंक उसका भुगतान कर देगा अगर चेक ठीक ढंग से लिखा गया है, अगर चेक ठीक ढंग से लिखा गया है और तारीख उसकी डेथ से पहले की, तारीख उसकी डेथ से पहले की। मेरे एक साथी का सवाल है, भाई एक मिनट देख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। मेरे साथी ने कहा कंपनी के मेंबर सर दोबारा बता दो, नोट कर लो भाई। पार्टनरशिप, सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर कम से कम 2 और अधिकतम 200, अधिकतम 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7, अधिकतम की सीमा नहीं। पार्टनरशिप में 2-3 सवाल मशहूर हैं दोस्तों। पहला सवाल, पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। पार्टनरशिप्स आर गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मिनिमम पार्टनर 2 होंगे, मिनिमम पार्टनर 2 होंगे। एक छोटी सी बात हो, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो रूल बनाए गए हैं, जो रूल बनाए गए हैं उनके अनुसार अधिकतम पार्टनर 50 होंगे, अधिकतम पार्टनर 50 होंगे। कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकता है? एनी इंडिविजुअल एक्सेप्ट माइनर, बस इतना ही लिखवा। कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकता है? एनी इंडिविजुअल एक्सेप्ट माइनर। लिमिटेड कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर बन सकती है। Who cannot become partner? Minor. Who cannot become partner? Minor. Hindu undivided family. Hindu undivided family. Charitable trust. और एक छोटी बात हो, यद्यपि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, यद्यपि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, परंतु
फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा बटाने के लिए, फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा बटाने के लिए उसको जोड़ा जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है। लास्ट सवाल है मेरे साथियों, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास किया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास किया जाता है। मैं लिखवाऊंगा लाइन में, तो रिवाइज हो जाएंगी सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, परंतु फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना पसंद करते हैं, फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना पसंद करती हैं, क्योंकि क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म अपने पैसे की वसूली के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकती, अपने पैसे की वसूली के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकती। आई मेरे साथियों, एफडी के बारे में 2-3 सवाल मेरे साथियों जरा ध्यान कर लेंगे भाई। एफडी के बारे में जो हिट सवाल है, जो सवाल आ रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आपने पढ़ा हुआ है, मेरे जो भी यहाँ पे खास क्वेश्चन रिवाइज करवाने, टैक्स सेवर एफडीआर में खाता खुले तो एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख जमा होगा, 1.5 लाख जमा होगा। और आपने एक बात नोटिस करी होगी, हमने कोई स्टोरी नहीं पढ़ी, ये होता है, सरकारें ये करती हैं, वो ऐसा होता है ना। हमने तो एक एक लाइन, एक एक शब्द वो है जो एग्जाम में छप सकता है, ध्यान पड़ेगा। अपने बैंक की बातें तो आपको स्वयं पढ़नी है भाई। टैक्स सेवर एफडीआर में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम डिपॉजिट 1.5 लाख का होगा। ये एफडी कम से कम 5 साल के लिए खोली जाएगी, ये एफडी कम से कम 5 साल के लिए खोली जाएगी, और 5 साल से पहले ना लोन दिया जाएगा, ना प्रीमेच्योर पेमेंट दी जाएगी, ना प्रीमेच्योर पेमेंट दी जाएगी, ना प्रीमेच्योर पेमेंट दी जाएगी। मेरे साथी ने पूछा था बल्क डिपॉजिट, लिखिए आरआरबी में एक करोड़ या उससे अधिक के सिंगल एफडी को बल्क डिपॉजिट मानते हैं, 1 करोड़ या उस ऊपर के सिंगल टर्म डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट मानते हैं। आरबीआई के अनुसार, आरबीआई के अनुसार पहले ये 15 लाख होती थी, पहले लिमिट 15 लाख थी। मेरे साथी ने जवाब दिया भाई कुछ एलईआई बता देंगे बेटा, अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, एलईआई बता देंगे आएगा। ये हमारे एक साथी ने पूछा है ये एलईआई क्या है, ये पक्का बैठ जाएगा एग्जाम में आज। और आप टेंशन फ्री होकर बैठिए, आपको सवाल जितने मर्जी पूछ लीजिए।
मेरे साथी मयंक यहाँ बैठे हैं। मैंने एक ही निवेदन किया था जब इन्होंने क्लास के कहा था। मैंने कहा भाई मेरे को तो वो दे देना जो बाकी जगह कवर ना हो। ईश्वर ने बहुत कृपा कर रखी है, कोई सब्जेक्ट किसी समय आप मेरे से पढ़वा सकते हैं। बहुत कृपा कर रखी। अलबत्ता मैं क्लास में जाने से पहले पढ़ता खूब। आपके लिए भी ये स्पेशल स्लाइड बनाई है। करीब करीब इसमें 6-8 घंटे लगाए गए, क्योंकि स्लाइड बनी हुई है क्लास के हिसाब से कि बड़ी एडिटिंग करना, कौन सी लाइन रखे, फिर सैकड़ों सवाल मेरे पास है उसको पढ़ा, कौन से आए वो को लिया जाए। आइए, सिंगल डिपॉजिट ओपन करो, ध्यान दीजिएगा। और बैंक विभेदक ब्याज दर, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट उन एफडी पर दे सकता है जो 1 करोड़ या उससे ऊपर की, जो 1 करोड़ या उससे ऊपर। बड़ा हिट सवाल है मेरे साथ जो सवाल अब आ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269T कहता है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269T कहता है, अगर प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर 20,000 या उस ऊपर हो, अगर प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर 20,000 या उस ऊपर हो, या अकेला ब्याज 10,000 या उससे ऊपर हो, अकेला ब्याज 10,000 या उससे ऊपर हो, तो पेमेंट कैश में नहीं की जाएगी, तो पेमेंट कैश में नहीं की जाएगी। या तो खाते में करो या अकाउंट पे चेक दो, क्रेडिट टू द अकाउंट और अकाउंट पे चेक। एक और नया सवाल आया अभी, एक और नया सवाल आया है। 1 करोड़ रुपए तक की एफडी, 1 करोड़ रुपए तक की एफडी जो इंडिविजुअल के नाम में हो, जो इंडिविजुअल के नाम में हो, उसमें बैंक ये शर्त नहीं लगा सकते, बैंक ये शर्त नहीं लगा सकते कि प्रीमेच्योर पेमेंट नहीं हो, कि प्रीमेच्योर पेमेंट नहीं, बैंक ये शर्त नहीं लगा सकते। और अगर एफडी ओवरड्यू हो जावे और वो बाद में पैसा लेने आवे या ये रिन्यू कराने आवे, तो ओवरड्यू पीरियड का ब्याज किस दर से दिया जाएगा? सेविंग की दर से, या जिस दर से एफडी पर ब्याज दिया जा रहा है। ओवरड्यू एफडी पर ब्याज, ओवरड्यू एफडी पर ब्याज एफडी वाली दर पर या सेविंग की दर पर, जो दोनों में से कम हो उस पर दिया जाएगा, जो दोनों में से कम हो उस पर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। भाई ये मेरे साथ ही कह रहे लास्ट स्लाइड रिपीट कर दो। ये लास्ट स्लाइड कौन सी है अब ये तो पता लगना मुश्किल है। थोड़ा भाई हिंट दे दे, रेडमी वाले साथी कुछ कह रहा है भाई। 14 डेज के पहले रिन्यूअल कराने पर हम एफडी के प्राइस से, अच्छा भाई, देंगे, ऐसा पढ़ा था हमने। भाई मैं स्पष्ट कर देता हूं, 2 मिनट देंगे मेरे को।
जो मेरी नॉलेज है और जितना मैंने आरबीआई को पढ़ा है, आज की डेट में अगर मान लीजिएगा 10 अप्रैल को एफडी ड्यू हो गई और 10 अप्रैल को रिन्यू नहीं हुई और कस्टमर 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को आया, तो आप 10 अप्रैल से रिन्यू नहीं कर सकेंगे। आप 10 अप्रैल से रिन्यू नहीं कर सकेंगे। आपको 14 अप्रैल से ही नई एफडी बनानी पड़ेगी और 4 दिन का ब्याज सेविंग की दर से या पुरानी एफडी की दर से, जो दोनों में से कम हो, उससे दिया जाएगा। आज की डेट में आरबीआई का नियम ये है। अब आपकी कोई बैंक की पॉलिसी हो तो जरा मेरे साथ भी शेयर कर देना, लेटेस्ट वाली। हालांकि आरआरबी की कुछ पॉलिसीज में थोड़ी समस्या रहती है, पर कोई बात नहीं। मेरा एक्सपोजर तो भाई थोड़ा सा ज्यादा है दोस्तों, फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आ जाएगा। बल्क डिपॉजिट तो सिंपल है आरआरबी में। अच्छा भाई, मेरे साथी ने लिखा है, मेरे साथी ने एक बात लिखी है कि हमारे यहाँ में बैक डेट से, अच्छा, ऑटो रिन्यू हो जाता है। ऑटो तो सब बैंकों में ही होता है, ऑटो तो सब बैंकों में ही होता है भाई। आजकल ऑडियो होता ही नहीं, आजकल सारे बैंक ऑटो कर देते हैं। आ जाओ। बल्क डिपॉजिट उसे कहते हैं जो सिंगल एफडी 1 करोड़ या उससे ऊपर हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चलो, अच्छी बात है। आप क्या क्या होता है उसकी चिंता मत करो, जो एग्जाम आना उसकी चिंता करो, आ जाएगा। इनऑपरेटिव अकाउंट, जो खाते में 2 साल से ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, उसको इनऑपरेटिव कहते हैं। लिखिए, सेविंग या करंट को इनऑपरेटिव या डोरमेंट कहेंगे। इनऑपरेटिव या डोरमेंट कहेंगे अगर 2 साल से कोई डेबिट या क्रेडिट ना हुआ हो। 2 साल से कोई डेबिट या क्रेडिट ना हुआ हो। और इनऑपरेटिव के नियम उन खातों पर नहीं लगते जहां बेनिफिशियरी, सॉरी, जहां सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी आती हो। जहां सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी आती हो और बच्चों का स्कॉलरशिप आता हो, और बच्चों का स्कॉलरशिप आता हो। अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट, आज मेरे साथ, मैं एक छोटी सी बात यहां बता दूं मेरे साथियों, आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में आ जाए तो भी जानना। कोई भी बैंक किसी एफडी का ऑटो रिन्यूअल कस्टमर की सहमति के बिना नहीं कर सकता। आरबीआई का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि ऑटो रिन्यूअल कस्टमर की लिखित में कंसेंट लेने के बाद ही करना है, मनमानी नहीं कर। आप जो मर्जी करते रहिए, मैंने तो एग्जाम के नजरिए से बता दी बात। सवाल आ जाए तो ये लिख के आना कि कस्टमर से पूछ के करेंगे ऑटो रिन्यूअल, अपनी मनमानी नहीं करेंगे। अनक्लेम डिपॉजिट, जिस खाते में 10 साल से ऑपरेशन ना हो। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं भाई, मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। मेरे स्टूडेंट अभी स्केल 5 से 6 के लोग भी थे, क्योंकि कई बैंकों में रिटन टेस्ट 5 से 6 पे भी हो रहा है। तो उन लोगों को जब पढ़ाना ना स्केल 5 से 6 को,
तो पूरी गाइडलाइन आरबीआई की, गवर्नमेंट की सारी पढ़ के बैठना पड़ता, सारी गाइडलाइन पढ़ के बैठना पड़ता। अनेक ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन मेरे स्टूडेंट रहे, तो पूरा भाई हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आज अनक्लेम डिपॉजिट उसे कहते। फिर आरआरबी का काम कर रहे, तो आरआरबी के जितने सवालों का डेटाबेस है सारे को खंगाला, भाई कौन से सवाल है जो बार 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 बार। जिस खाते में 10 साल से ऑपरेशन ना हो या एफडी को ओवरड्यू हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हो, एक बात है, ऐसे खातों का बैलेंस, ऐसे खातों का बैलेंस आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है, आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वैसे डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में क्रेडिट कर देते हैं, और वैसे डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में क्रेडिट कर देते हैं। इस ट्रांसफर किए गए पैसे पर, इस ट्रांसफर किए गए पैसे पर DEAF 3% सिंपल ब्याज देता है, 3% सिंपल ब्याज देता है, 3% सिंपल ब्याज देता है। एक बात और दोस्तों, कोई आदमी अगर 7 साल से लापता हो तो उसे मृतक माना जा सकता है, ये नियम है। लिख लो दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 107 और 108 के अनुसार, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 107 और 108 के अनुसार अगर एक आदमी 7 साल से लापता हो, अगर एक आदमी 7 साल से लापता हो तो उसे मृतक माना जा सकता है, तो उसे मृतक माना जा सकता है। मृतक माना जा सकता। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथी ने पूछा है परीक्षा में आए या ना आए, मैं 1 मिनट ले रहा हूं। आपने पैसा डीएफ के पास भेज दिया और मेरा खाता था सीआरजीबी में, मैं 10 साल से ऑपरेट नहीं कर पाया किसी भी कारण से, आपने पैसा भेज दिया। मैं आपके पास आया कि मैनेजर साहब मेरा तो खाते में पैसा दो, आप बोले भाई हमने तो डीएफ को भेज दिया। मैंने कहा देखो मेरा पैसा था, मेरा तो पैसा दो। तो सवाल उठा कि आप कितने दिन में देंगे, आपको तुरंत देना है, अभी देना है, कितने दिन का सवाल नहीं, अभी देना है, आज ही देना है। और इसके बाद आप DEAF से क्लेम करेंगे, आपको पैसा तुरंत आ जाएगा वहां से, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, आ जाओ, थोड़ी सी बात और कर ली, फिर आपके सवाल को जवाब दे। कैश ऑपरेशन, एक सवाल साथी का हो है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। कई हमारे साथी हैं जिनका नाम यहाँ पे आता है रेडमी 9, उनका मोबाइल का ही नाम आ जाता है उनके नाम की जगह। कोई बात नहीं, रेडमी तो ठीक ही नाम है, रेडमी, रेडमी नाम तो ठीक है, अच्छा है। बहुत बढ़िया, मेरे साथी ने नाम बता दिया भाई, बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बार बार सोचता था, मैंने कहा यार ये रेडमी रेडमी है यार, स्टूडेंट का नाम पता लग जाता तो अच्छा लगता भाई। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भाई। आ जाओ रांची।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद सबका। भाई कैश ऑपरेशन में जो सवाल आए उसको भी देख लीजिए। आरबीआई अधिकतम कितने का नोट जारी कर सकता है? 10,000 का। आरबीआई अधिकतम कितने का नोट जारी कर सकता है? 10,000 का। 10,000 का। सारे साथी आए हैं, एक बात मैं बीच में कह दूंगा, अपने उस साथी का धन्यवाद जरूर करिएगा मेरी वजह है, जिसने क्लास ऑर्गेनाइज करवाई। निश्चित रूप से करिएगा भाई, ठीक है ना। और क्लास तो होनी है, क्लास तो हमारे अपने स्टूडेंट भी क्लास में बैठे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट थे वो भी बैठे हैं, सबको लाभ हो रहा है। क्योंकि अब ये क्लास एग्जाम के पास में है, एक सप्ताह बचा है, तो टीचर का भी ध्यान वैसा ही होता है। आइए, सॉल्ड नोट, जिस नोट के जो नोट पूरा हो, जो नोट पूरा हो और जिसके सिर्फ 2 टुकड़े हुए हो, जो नोट पूरा हो और जिसके सिर्फ 2 टुकड़े हुए हो, उसे सॉलिड नोट कहते हैं। और म्यूटिलेटेड नोट, जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े हुए हों या कोई पीस मिसिंग, या कोई पीस मिसिंग, तो म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। तो उसे म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं, म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। आइए, मेरे एक साथी ने सवाल पूछा कॉइन के ऊपर, मैं भी बताऊंगा भाई, ध्यान दीजिए। 100 रुपए और उस ऊपर के नोट बैंक वाले मशीन के थ्रू चेक करने के बाद ही सर्कुलेट करेंगे। 100 रुपए और उस ऊपर के नोट बैंक वाले मशीन में चेक कर ही सर्कुलेट करेंगे, चेक करने की बात करेंगे। यदि एक जमा में जाली नोट निकला, यदि एक जमा में जाली नोट निकले तो आप वापस नहीं करेंगे, जब्त कर लेंगे। और एक जमा में 5 या उससे ज्यादा जाली नोट निकला, एक जमा में 5 या उससे ज्यादा जाली नोट निकला, तो एफआईआर लॉन्च कराई जाएगी, एफआईआर लॉन्च कराई जाएगी। और अगर 4 या उससे कम जाली नोट निकले तो एफआईआर लॉन्च नहीं कराई जाएगी, तो एफआईआर लॉन्च नहीं कराई जाएगी। महीने के अंत में पुलिस को इकट्ठी स्टेटमेंट भेजी जाएगी, महीने के अंत में पुलिस को इकट्ठी रिपोर्ट भेजी जाएगी, इकट्ठी रिपोर्ट भेजी जाएगी। जाली नोट जब पुलिस से वापस आ जाए, जाली नोट जब पुलिस से वापस आ जाए तो 3 साल तक आप संभाल के रखेंगे, 3 साल तक संभाल के रखेंगे और उसके बाद आरबीआई को भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो सवाल आए मैंने तो वो लिए, नहीं तो भाई बड़े बड़े सर्कुलर आपकी। और मैं आपको आज एक बात बता दूं छोटी सी, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आपके बैंक के अंदर आधे से ज्यादा सर्कुलर आरबीआई से जो सर्कुलर आता है वो यूं कहीं चिपकाया हुआ है, कोई उसमें किया नहीं है। हम कह देते हैं, कई टीचर कह देते हैं ये आपके बैंक का सर्कुलर, अरे बैंक का क्या सर्कुलर, पीछे आरबीआई का सर्कुलर चिपका रखा है, आप बदल भी नहीं सकते। एनआरएलएम, एनयूएलएम, पीएमईजीपी, स्वनिधि, विश्वकर्मा, करेंसी चेस्ट और कैश एक्सचेंज आप कुछ नहीं कर सकते। जो आरबीआई ने कह दिया आपको, सारे बैंकिंग इंडस्ट्री को, चाहे पूर्ण हो देश सबको इम्प्लीमेंट करना। आओ अगली बात। अब भाई साहब 2 पीस के नोट हैं किसी के पास और लेके आपके पास आ गया, बोले बदलो,
बदलते तो है नहीं, लेकिन एग्जाम में बदलेंगे। तो कोई चार्ज लिए बिना कितने नोट बदलोगे? 20 पीस तक एक दिन में एक व्यक्ति के 20 पीस तक बदल देंगे, अगर उनकी वैल्यू 5,000 तक है। लिख लो। बैंक सॉइल्ड नोट काउंटर पर बिना कोई चार्ज लिए बदलेगा, बिना कोई चार्ज लिए बदलेगा। 20 नोट पर पर्सन पर डे, 20 नोट पर पर्सन पर डे, मैक्सिमम वैल्यू 5,000 तक, मैक्सिमम वैल्यू 5,000 तक। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखिए एक बात। कॉइन्स केंद्र सरकार जारी करती है, आरबीआई जारी नहीं करती। कॉइन्स केंद्र सरकार जारी करती है, और कॉइन्स कितने ही रुपए के जारी किए जा सकते हैं? कॉइन्स कितने ही रुपए के जारी किए जा सकते हैं? वर्तमान में सरकार ने 20 रुपए तक के कॉइन जारी किए। एक होते हैं यादगार वाले कॉइन्स, वो अलग होते हैं, वो 200 रुपए के भी हो सकते हैं, 500 के भी हो सकते हैं। वर्तमान में सरकार ने 20 रुपए तक के कॉइन जारी किए, और 25 पैसे तक के कॉइन बंद कर दिए हैं, और 25 पैसे तक के कॉइन बंद कर दिए हैं, और 50 पैसे के कॉइन आपको 10 रुपए तक एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यानी 20 कॉइन, 50 पैसे के कॉइन आपको 10 रुपए तक एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। 1 रुपए का कॉइन आप वजन के हिसाब से भी बदल सकते हैं। 1 रुपए का कॉइन आप वजन के हिसाब से भी बदल सकते हैं, वरना पैकेट्स में बदले जाते हैं। और काउंटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैंक को, काउंट कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैंक को 65 रुपए पर बैग का इंसेंटिव मिलेगा। 65 रुपए पर बैग का इंसेंटिव मिलेगा, परंतु रूरल और सेमी ब्रांचेस में 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। रूरल और सेमी ब्रांचेस में 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। मेरे साथियों की बात सुन ले भाई। आज 50 रुपए के नोट एक्सचेंज करने पर कमीशन मैं बता देता हूँ, नोट कर लो भाई। 50 रुपए तक के सॉल्ड नोट एक्सचेंज करने पर कमीशन 2 रुपए पर पैकेट है। 2 रुपए पर पैकेट है। 50 रुपए तक के नोट बदलने पर पैकेट होता 100 का, 2 रुपए पर पैकेट है। और म्यूटिलेटेड नोट बदलने पर 2 रुपया पर पीस है। 2 रुपया पर पीस है। जरा सी बात हो रही है मेरे साथ, बस शायद करेंसी चेस का पता नहीं, मैं लिखा लिखा भाई। करेंसी चेस्ट में रखा गया पैसा बैंक की संपत्ति है, और बैंक आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करता है, और बैंक आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करता है। करेंसी चेस्ट में कम से कम जमा या निकासी, करेंसी चेस्ट में
कम से कम जमा या निकासी 1 लाख की होगी और उसके बाद 50,000 के गुणक में, और उसके बाद 50,000 के गुणक में हो। करेंसी चेस की ट्रांजैक्शन उसी दिन शाम के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक CYMCC पोर्टल पर रिपोर्ट की जानी चाहिए। CYMCC पोर्टल पर रिपोर्ट की जानी चाहिए। और अगर देरी हुई तो 50,000 रुपए की पेनल्टी लगी, और देरी हुई तो 50,000 रुपए की पेनल्टी लगी। मेरे साथियों, इतना काम हम कर पाएंगे। जो सवाल हो, अब आपके मैं आपको 10-12 मिनट सवालों के लिए दे रहा हूं। जिस साथी के मन में कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। 5:15 बजे क्लास खत्म करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि 6 बजे मेरी दूसरी क्लास है कोई, तो मुझे उसके पीछे ब्रेक चाहिए होता है। लगातार 3 घंटे बोलने के बाद करीब 45 मिनट्स का ब्रेक चाहिए भाई। मेरे साथी का कहना है LEI बता देते हैं भाई, LEI बता देते हैं भाई, ये लीजिएगा। LEI में बता देता हूं, यही लिख देता हूं। LEI लीगल एंटिटी, नोट करना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये 20 डिजिट का कोड है, ये 20 डिजिट का कोड है, और बोरोर्स की पहचान करने के लिए है, और बोरोर्स की पहचान करने के लिए है। और हर बोरोवर जिसने बैंकों से 5 करोड़ या उस ऊपर की लिमिटें ली, 5 करोड़ या उस ऊपर की लिमिटें ली, उन सबको 30 अप्रैल 2025 तक, 30 अप्रैल 2025 तक इसे प्राप्त करना है, इसे प्राप्त करना। किसी के लिए 30 अप्रैल 2024 भी है, पर आप अब अपने लिए 30 अप्रैल 2025 याद। एक दो सवाल और है मेरे साथियों के, भाई देख लेते जरा क्या सवाल है। कंज्यूमर फोरम का अमाउंट भी नोट कर ले भाई, कंज्यूमर फोरम पे लिख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास 50 लाख तक के क्लेम डाले जा सकते हैं, 50 लाख तक के क्लेम डाले जा सकते हैं। स्टेट कमीशन में 2 करोड़ तक के, और नेशनल कमीशन में 2 करोड़ से ऊपर, और नेशनल कमीशन में 2 करोड़ से ऊपर। मेरे एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है LEI के बारे में। अगर 50 करोड़ या उस ऊपर की NEFT या RTGS करनी हो तो भी LEI चाहिए। अगर 50 करोड़ या उस ऊपर की NEFT या RTGS करना हो तो उसका भी LEI लेना पड़ेगा। एक साथी ने पूछा है, जानबूझकर चूक करता, विलफुल डिफॉल्टर,
विलफुल डिफॉल्टर तभी रिपोर्ट किए जाएंगे जब आउटस्टैंडिंग 25 लाख से या उससे ऊपर, 25 लाख या उससे ऊपर हो। कॉइन आरबीआई जारी नहीं करता। एक साथी ने पूछा कॉइन आरबीआई कितने तक के हो सकते हैं। कॉइन के ऊपर कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। मेरे एक साथी ने एक सवाल पूछा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी कैन रिमेम्बर 6 टाइप ऑफ द मॉर्गेजेस। आपको याद करने के लिए किसने कह दिया 6 टाइप की मॉर्गेज याद करने के लिए? कोई सवाल नहीं आता, सिर्फ इक्विटेबल मॉर्गेज का सवाल आता है। इक्विटेबल मॉर्गेज का सवाल आता है, मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा, लिखो जी। जो मॉर्गेज टाइटल डीड जमा कराने से हो जाए, जो मॉर्गेज टाइटल डीड जमा कराने से हो जाए, भाई साहब ये शौक होते हैं टीचर्स के। मैं तो 12 साल फैकल्टी में रहा हूं ना, हमारे टीचर कई बार वही पढ़ाते थे जो उनको आता होता, वो नहीं पढ़ाते थे जिसकी वहां जरूरत। तो 6 टाइप की मॉर्गेज की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन लिखिए। जो मॉर्गेज टाइटल डीड जमा कराने से हो जाती उसे इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। और दूसरा सवाल स्टैंडर्ड सवाल है, टाइटल डीड बैंक के पास उस जगह उस शहर में जमा कराए जा सकते हैं, उस शहर में जमा कराए जा सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नोटिफाई किया हो, इस उद्देश्य के लिए नोटिफाई किया हो। और इस मॉर्गेज का सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता। एक मॉर्गेज और लिख सकते हैं आप ज्यादा ज्यादा, यूसु मॉर्गेज, यूएसयू, यूसु मॉर्गेज, यूसु मॉर्गेज। इस मॉर्गेज में लोन का रीपेमेंट प्रॉपर्टी की इनकम से होता है और प्रॉपर्टी का पोजेशन मोर्टगेजी के पास होता है, मोर्टगेजी के पास होता है। ये लीजिए साहब, ये बात हो गई। अब एक सवाल और है, मेरे साथियों के सवाल और लेता हूं मैं जरा। अगर एटीएम में कैश खत्म हो जाए तो पेनल्टी कितनी है? भाई इसको टाइम आउट कहते हैं। अगर एटीएम में पैसा ना निकले, अगर एक महीने में 10 घंटे ऐसा हो जाए, अलग अलग टाइम के 10 घंटे ऐसा हो जाए, तो पर एटीएम 10,000 रुपए की पेनल्टी है। ठीक। आज दोस्तों, अरे भाई ये कंज्यूमर फोरम में ना, ये टेंशन मत लो, ये पता नहीं कहां से आप पढ़े जा रहे हो। आप तो मेरे साथियों, अब जो सवाल आ रहे हैं ना, ये पागल कर देंगे सवाल आपको। कंज्यूमर फोरम में सिर्फ आप 3 बात याद रखना, 50 लाख रुपए तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 50 से ऊपर 2 करोड़ तक स्टेट कमीशन, और 2 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक और देखो जी, ये क्या लिखा है, डीईएफ के पोर्टल का क्या नाम है? वो देख लो भाई, मुझे तो पता नहीं डीएफ के पोर्टल का क्या नाम है। टाइटल डीड इन फेवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। बैंक प्रेमिसेस पॉलिसी भाई आपको खुद देखनी पड़ेगी दोस्तों, मुझे पता नहीं आपके बैंक की क्या पॉलिसी है।
मनी म्यूल का सवाल आपके आना नहीं, मैं बता देता हूं। मनी म्यूल होते हैं जो एक प्रकार के वो लोग जो छद्म किस्म के होते, छद्म किस्म के होते, सामने नहीं आते। एक साथी ने पूछा है, प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट 45 लाख है, कस्टमर 15 लाख मार्जिन दे रहा है, दीदी अच्छी बात है, 30 लाख का लोन अमाउंट है, तो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा या नहीं? अगर ये लोन मेट्रो एरिया में है तो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, अगर मेट्रो में नहीं है तो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा। अगली बात, अच्छा नहीं वो नहीं है, लिख लीजिएगा भाई, डीएफ का पोर्टल मैं बता देता हूँ, सुन लीजिएगा, वो डीएफ का पोर्टल नहीं है भाई, नोट करिएगा, मेरे साथी ने थोड़ी मदद की है तो मैं उस नाते से आपको बता देता हूँ। लिखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक नहीं, रिजर्व बैंक नहीं, लिखिएगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का डाटा, का डाटा एक पोर्टल पे डाला है जिसका नाम उद्गम है। धन्यवाद भाई अमर कुमार, आपने मुझे हिंट दे दिया कि सर ये क्या पूछना चाह रहा है। वो डीएएफ का पोर्टल नहीं है, वो पोर्टल है अनक्लेम डिपॉजिट, जो लोगों के हैं उनका पोर्टल है वो भाई। हाँ, फॉर सर्चिंग अनक्लेम डिपॉजिट, बिल्कुल बिल्कुल, उसका पोर्टल भाई उद्गम है। धन्यवाद आपका। विलफुल डिफॉल्टर का डिक्लेरेशन बता तो दिया भाई, 25 लाख रुपए जिनके आउटस्टैंडिंग हो और इसकी रिपोर्टिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को, सिबिल इत्यादि को भेजा। ठीक हुई बात मेरे साथियों, यहाँ पे अब हमको थोड़ा सा इस क्लास को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन समय की अपनी सीमाएं। सर मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा और मेरे सारे साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया। और आशा करता हूँ हमारे पूरे साथियों को आज की क्लास से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और सबको बहुत सारा शुभकामनाएं। मयंक कुमारी, मैं लास्ट ये सारे साथियों को कह दूं, मैं किसी को आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन मैं हर उस साथी के साथ खड़ा हूं जो लोगों के भले की सोचता हो। और एसोसिएशन में मैं आपको जितने साथी यहाँ बैठे बता दूं, एक वक्त था 1989 में, मैंने अनेक यूनियन के नेताओं को 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी कि चार्जशीट मिल जाए तो जवाब कैसे लिखने चाहिए, सस्पेंड हो जाए तो कैसे करना चाहिए, और डिफेंस कैसे करनी चाहिए इंक्वायरी में, सारा लॉ पढ़ाया उनको, क्या क्या लॉ में है। तो मैं इस साथी की बड़ा एक सम्मान करूंगा इस बात का कि उन्होंने इस बात के मन में सोचा कि अपने साथियों का इस प्रकार से उनकी मदद की जाए। ये प्रयास बड़ा सराहनीय है। और मेरे साथियों की भी जरा मैं चैट पढ़ देता हूँ एक बार, कोई विशेष बात है तो ठीक है। अच्छा, थैंक्स अब तो ज्यादातर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। आप सारे साथियों का धन्यवाद, और खूब आप मेहनत करिए। मेरे पास जिंदगी में एक ही चीज रही है, वो है मेहनत, और मैं वही आपसे कह रहा हूं। अब आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है और परमात्मा आपके साथ खड़े हैं, तो खूब बढ़िया करिए। धन्यवाद भाई, मैं हमको अपॉर्चुनिटी थैंक दे। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।